मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पार्ट 6। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट नॉर्मलिटी, देन आफ्टर द नॉर्मलिटी हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम, देन थर्ड टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम, एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ओके, सो बेटा आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैं 100% श्योर हूँ आपको कुछ नया ही मिलेगा जो आप बुक में पढ़ते हो इन रिलेशन के अलावा, उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको इस टॉपिक के डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कि ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है आफ्टर 12 उन एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक के क्वेश्चन। तो हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक नॉर्मलिटी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक नॉर्मलिटी। तो बेटा नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी मीन सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट मास। किसका ग्राम इक्विवेलेंट मास कर रहे हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। ये होता है बेटा हमारा नॉर्मलिटी। ये होता है हमारा नॉर्मलिटी कि जो सॉल्यूशन है किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम इक्विवेलेंट मास सॉल्यूट का डिसॉल्व हुआ है इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसको बोलेंगे बेटा हम नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मलिटी इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आप इसके लिए बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। सो नॉर्मलिटी कैपिटल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये होता है हमारा नॉर्मलिटी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम कि सबसे फर्स्ट हमको समझना होगा ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। सबसे पहले हमको वॉल्यूम तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है बिकॉज वॉल्यूम तो हमने मोलरिटी के अंदर भी देखा था। मोलरिटी के अंदर क्या था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। ओके, ये किसमें था? मोलरिटी के अंदर था। मोलरिटी के अंदर क्या था बेटा? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, वो किसमें था? मोलरिटी के अंदर था। अब हम नॉर्मलिटी देख रहे हैं बेटा। तीनों ही टर्म या ये भी कंसंट्रेशन को पता करने के लिए है। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को पता करते हैं हम नॉर्मलिटी के हेल्प से। तो अब हमको समझना है ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये होता है बेटा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास कि मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो दैट इज हम इसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू W अपॉन E। इक्विवेलेंट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास दैट इज बेटा इक्विवेलेंट मास को किसमें बता रहे हैं हम? ग्राम के अंदर बता रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो नाउ इसकी प्लेस पर हम बेटा वैल्यू पुट कर देंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास पर W अपॉन E। अब बेटा ये सॉल्यूट की बात हो रही है, तो दैट इज सॉल्यूट मींस क्या हो जाएगा? WB एंड EB, WB अपॉन EB। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पर। तो नॉर्मलिटी N इक्वल्स टू WB अपॉन EB मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब बेटा आपको पता है कि वॉल्यूम को हमको लीटर से अगर कन्वर्ट करना है ml में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। सो दैट इज WB अपॉन EB मल्टीप्लाइड बाय V इन ml अपॉन 1000। अब बेटा 1000 पलट के ऊपर चले जाएगा। सो दैट इज नॉर्मलिटी हमारे पास फाइनल नॉर्मलिटी क्या ऑब्टेन होगा बेटा हमको? WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन EB मल्टीप्लाइड बाय V इन ml। तो ये ऑप्टेन हो गया बेटा हमको WB इन ml के अंदर। तो ये बेटा हमारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। इसके अंदर WB वेयर बता देता हूं बेटा मैं आपको, वेयर
WB मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि ए या बी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स में अगर कंफ्यूजन हो तो आप बेटा मेरी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, उस वीडियो को देख सकते हो, तो वहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इस सिंबल्स का। देन ईबी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा दो चीजें हमको गिवन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एंड WB। ये अगर हमको पता हो तो हम इजीली नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर अब आपके पास एक और कंडीशन आ गई है इक्विवेलेंट मास, कि हम इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें। बेटा इक्विवेलेंट मास आपने 11th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर इक्विवेलेंट मास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो मैं समझता हूं कि अभी आप भूल गए होंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट भूल जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा इक्विवेलेंट मास, बट 70% स्टूडेंट याद नहीं रखते 11th की चीजें। तो इसलिए मैं अगेन एक बार बता देता हूं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ओके, तो बेटा हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास को इस चैप्टर। अभी जो आज की वीडियो में बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, इन कंसेप्ट को आपको केमिस्ट्री को रटना नहीं। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया, आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट के अंदर, और सबसे जो बेकार सब्जेक्ट है वो भी फिर केमिस्ट्री ही लगेगा आपको। ठीक है, तो केमिस्ट्री को समझिए, मेरे साथ समझिए, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा इक्विवेलेंट मास के लिए। So equivalent mass of कंपाउंड। अब हम सबसे फर्स्ट बात करेंगे बेटा कोई सा कंपाउंड। अब आपको पता है कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ये आप सभी को पता है। तो बेटा तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड है बेटा उस कंपाउंड का मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन वैलेंसी। और क्या होगी बेटा उसकी वैलेंसी, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन वैलेंसी। इसके हेल्प से आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का। ओके, सेकंड हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, कोई सा एलिमेंट है जिसका इक्विवेलेंट मास आपको कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। बेटा इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ये ई, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। सोडियम का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं बेटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, एंड सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई बेटा 1। सो दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना होगा 23। नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम। तो बेटा इक्विवेलेंट मास कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 40। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 अपॉन वैलेंसी कितना हो गई 2। सो दैट इज 40 डिवाइड बाय 2, दैट इज 20। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा बेटा 20। देन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट बेटा हमको एटॉमिक मास, तो 24 अपॉन 2 दैट इज 12। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा बेटा 12। सो नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी इक्विवेलेंट का। सेम बेटा अगर हम किसी को कंपाउंड का कैलकुलेट करना हो तो कंपाउंड के लिए भी वही था, उसका मोलर मास एंड उसकी वैलेंसी दोनों को हम रखते, देन हम इजीली कैलकुलेट कर लेते इक्विवेलेंट मास को। ओके, तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। कि अब अगर हमारे पास कोई एसिड है जिसका इक्विवेलेंट मास हमें कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा बेटा। तो अगेन सेम बेटा यहां पर क्या मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, कि उसके अंदर बेसिसिटी दैट इज उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, एसिड का कैलकुलेट करना है तो बेसिसिटी पता होना चाहिए, बेस का कैलकुलेट करना होगा तो एसिडिटी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो बेटा हमको कैलकुलेट करना है किसी भी एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास। तो फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का हमको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है बेटा। तो H2SO4 के लिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो बेटा मोलर मास ऑफ H2SO4, तो मैं अभी यहीं पर H2SO4 का मोलर मास पहले कैलकुलेट करते हैं हम। तो साइड में इधर रफ में हम H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो M ऑफ H2SO4, आपको ऐसे याद होना चाहिए कि H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। कुछ एलिमेंट्स का, कुछ कंपाउंड्स का आपको मोलर मास डायरेक्टली याद होना चाहिए, जिससे कि हम डायरेक्ट उसका यूज कर ले। जैसे वाटर का 18 होता है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कुछ कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो सेम यहाँ भी याद होना चाहिए, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, आप कैलकुलेट करिएगा 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 98, तो बेटा 98 हमने लिख दिया कहां पर, ऑन द प्लेस ऑफ मोलर मास। अब बेटा सेकंड आता है बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होगा, ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा कि बेसिसिटी क्या होता है। तो बेटा बेसिसिटी मीन सिंपल कि इस H2SO4 के अंदर, अगर मैं इस H2SO4 को देखता हूं बेटा, यहां पर फिर मैंने H2SO4 लिखा है। तो इस H2SO4 के अंदर कितने H प्लस आयन है, कितने H प्लस आयन है, कितना है बेटा यहाँ पर 2H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो दैट इज बेटा कि इस H प्लस आयन को खत्म करने के लिए, दैट इज बेसिसिटी मीन्स मतलब क्या, कि उस H प्लस आयन का इफेक्ट खत्म कर दे, वो बेसिसिटी होगी। तो बेसिक वही होगा कि उसको ऐड किया, दैट इज वो सॉल्ट बना ले और उसको न्यूट्रल कर दे। तो यहाँ पर कितने बेसिक मॉलिक्यूल्स या कितने बेसिक आयन हमको नीड होंगे, वो होगा बेटा उसकी बेसिसिटी। तो यहाँ पर एसिड कितने हैं बेटा, एसिडिक आयन कितने हैं 2। तो दैट इज हमें बेसिसिटी के आयन या बेसिक आयन कितने चाहिए 2 आयन। तो दैट इज इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा 2। So now 49 is the equivalent mass of H2SO4। सेकेंड बेटा अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, तो HCl का फर्स्ट हम एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे बेटा। तो 35.5 प्लस 1 36.5 कितना हो जाएगा बेटा 36.5। नाउ डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेसिस कितना हो जाएगा ओनली 1, बिकॉज H प्लस आयन कितना है 1 टाइम, तो दैट इज 1 टाइम हमको OH माइनस आयन चाहिए। तो सिंपल 1, so that is 36.5 is the equivalent mass of HCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस दैट इज मोलर मास अपॉन एसिडिटी। तो नाउ बेटा यहां पर हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास बेस का। तो नाउ फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16, 39 प्लस 1 40, एंड नंबर ऑफ एसिडिक आयन कितने होंगे बेटा यहाँ पर, बेसिक आयन कितना है बेटा ओनली 1। कितना है बेसिक आयन, ओनली 1 बेसिक आयन है। तो दैट इज एसिडिक आयन भी कितना चाहिए ओनली 1, सो दैट इज 40/1 इक्वल्स टू 40। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना हो गया बेटा 40। समझ में आ गया होगा आपको कि इक्विवेलेंट मास हमें कैसे कैलकुलेट करना है। लास्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट मोलर मास, सेम बेटा मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जो भी उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे किसी भी सॉल्ट के अंदर बेटा उसकी बात करेंगे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl। NaCl बेटा सॉल्ट है, तो फर्स्ट मोलर मास ऑफ NaCl, तो सोडियम बेटा, सोडियम का हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस 35.5, तो 35 प्लस 23 35, 45, 55 एंड 55, सॉरी equivalent mass of NaCl is 23 plus 35.5, that is 58.5 अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने इसके अंदर बेटा Na प्लस Cl माइनस, so that is 1, so that is equivalent mass of NaCl is 58.5। आई होप इक्विवेलेंट मास आप सभी को समझ में आ गया होगा।
रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम। सो बेटा हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम। सो नाउ इफ वी हैव टू सॉल्यूशन, हमारे पास बेटा टू सॉल्यूशंस है जिसकी मोलरिटी M1 एंड M2 है एंड वॉल्यूम V1 एंड V2। ओके, वॉल्यूम V1 एंड V2 एंड मोलरिटी M1 एंड M2। So now molarity for first solution. Now molarity for first solution. First solution के लिए बेटा molarity देख रहे हैं हम। So M1 equals to WB multiplied by 1000 upon MB multiplied by V1 in ml. V1 in ml. ये बेटा फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए हो गया। नाउ सेकंड सॉल्यूशन के अगर मैं साथ में देखता हूं तो M2 इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V2। तो दैट इज बेटा वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो सेम है हमारे पास में, हम केवल वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। सो वॉल्यूम को अगर हम कम या ज्यादा करेंगे सो दैट इज हमारी मोलरिटी भी शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोलरिटी भी हमारी शिफ्ट होगी बेटा। तो वही हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए हमारे पास मोलरिटी M1 M2 एंड वॉल्यूम V1 V2 है, बिकॉज जो WB है मास ऑफ जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट जितना डिजोल्व हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। MB जो है वो MB भी बेटा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो नाउ यहां से हम क्या करते हैं, M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB। ओके, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। नाउ इक्वेशन सेकंड, M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ बेटा हम समझे तो WB MB ये दोनों कांस्टेंट है बिकॉज इनकी क्वांटिटी फिक्स है। WB जितना हमने डिसॉल्व किया है, हमने वॉल्यूम को चेंज किया था, WB को चेंज नहीं किया है। MB मोलर मास होगा उसका, वो भी फिक्स होगा। तो दैट इज ये दोनों चीजें कांस्टेंट 1000 तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही थे। तो जब ये दोनों इक्वल है बेटा, सो दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाइड बाय V2। हमको ये ऑब्टेन हो जाएगा M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 M2 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये बेटा हमको एक रिलेशन ऑब्टेन हुआ है। तो इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा एक फर्स्ट रिलेशन ऑब्टेन हुआ है वॉल्यूम और इन दोनों के अंदर। ना हम और रिलेशन देखेंगे, बट ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर कंबाइंड, जब दो सॉल्यूशंस को हमने कंबाइन किया तो बेटा उसके लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन जब दोनों का नेचर सेम हो, दैट इज दोनों ही एसिड एसिड हो या दोनों ही बेस बेस हो। सेकंड कंडीशन होती है एक एसिड सेकंड बेस, या सेकंड बेस फर्स्ट बेस सेकंड एसिड। तो वो डिफरेंट कंडीशन होती है। हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए कि व्हेन बोथ जो सॉल्यूशंस है बेटा उनका नेचर सेम हो, तो उस केस में हमको जो मोलरिटी एंड वॉल्यूम में जो रिलेशन मिलेगा वो देन M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू M3 मल्टीप्लाइड बाय V3, वेयर V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब बेटा जो थर्ड वाले का वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो हमको सेम मिलेगा, वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस हमको नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 बीकर में लिया हमने, मोलरिटी उसकी कुछ चेंज हो सकती है बट उसका वॉल्यूम तो सेम होगा। 30 ml लिया, एक जगह 40 ml लिया, दोनों को मिक्स किया बेटा तो 70 ml ही मिलेगा वॉल्यूम। उसका कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है पर वॉल्यूम तो हमको 70 ml ही मिलेगा। सो दैट्स व्हाई V3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो नाउ यहां से बेटा हम M3 की वैल्यू निकालते हैं। सो M3 इक्वल्स टू, मैंने V3 को डिवाइड किया, so M3 इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 अपॉन V3। तो बेटा एक रिलेशन हमको मिल गया। कब मिला है रिलेशन, व्हेन बोथ सॉल्यूशंस है सेम नेचर या बोथ सब्सटेंस है सेम नेचर। जब दोनों का नेचर सेम हो तो उस केस में जो फाइनल मोलरिटी मिलेगी वो हमको M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3 इस फॉर्म में मिलेगी। नाउ नेक्स्ट बेटा B, व्हेन बोथ सॉल्यूशन है डिफरेंट नेचर लाइक, इसके नेचर जैसा हो गया बेटा कि फर्स्ट एसिड है प्लस सेकंड क्या हो गया, बेस, एंड या तो फर्स्ट बेस हो गया एंड सेकंड क्या हो गया, एसिड हो गया। सो दैट इज
डिफरेंट नेचर, जब डिफरेंट नेचर हो दोनों सॉल्यूशन का, तो देन M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2। बेटा यहाँ पर माइनस हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है, इक्वल्स टू M3V3 इक्वल्स टू M3V3 वेयर V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V3 क्या होता है बेटा यहाँ पर, V1 प्लस V2। सेम है, V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। तो यहां से हमको अगेन M3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो M3 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस M2 मल्टीप्लाइड बाय V2 अपॉन V3। तो बेटा एक और हमें रिलेशन मिला है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, हमारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इन न्यूमेरिकल के बेसिस पे, इन रिलेशंस के बेसिस पे, इन फॉर्मूला के बेसिस पे बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब आपको बेटा गिवन हो, मोलिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि उसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा। अब वो भी दो कंडीशन में हो गया बेटा कि जब सॉल्यूशन का सेम नेचर हो और जब सॉल्यूशन का डिफरेंट नेचर हो, दोनों ही केस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। तो नाउ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, यहाँ अगेन बेटा हम लेते हैं कि हमने टू सॉल्यूशंस लिए हैं। तो फर्स्ट की सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N1, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए N2, एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन V1 एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन V2। So that is normality for first solution N1 equals to WB multiplied by 1000 upon EB multiplied by V1. Same beta for second solution N2 equals to WB multiplied by 1000 upon AB multiplied by V2। ये ऑप्टेड हो जाएगा। तो नाउ अगेन बेटा WB EB एंड 1000 कांस्टेंट होगा, सेम बेटा WB 1000 कॉस्ट EB सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, V1 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन AB। सेम बेटा यहाँ पर N2 मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन EB। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर समझे बेटा हम यहाँ पर, तो अगेन हमको क्या मिल जाएगा, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, N2 मल्टीप्लाइड बाय V2। ये बेटा हमको मिल गया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नाउ अगेन सेम कंडीशन बेटा यहाँ भी जैसा हमने मोलरिटी एंड वॉल्यूम में देखा था कि अगर दो सॉल्यूशन है एंड दोनों का बेटा फर्स्ट कंडीशन में सेम नेचर हो, तो ए कंडीशन में सेम नेचर, क्या कंडीशन हो बेटा, दोनों ही सब्सटेंस का नेचर कैसा हो, सेम हो, लाइक एसिड एसिड प्लस बेस। तो देन बेटा उसका जो रिलेशन हमको मिलेगा वो डायरेक्ट मिलेगा। मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं, N1 V1 प्लस N2 multiplied by V2 equals to N3 V3 where V3 equals to V1 plus V2। तो अगेन बेटा N3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो N3 equals to N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस N2 मल्टीप्लाइड बाय V2 अपॉन V3। बेटा ये हमारे पास अगेन एक रिलेशन मिल गया। तो यहां पर हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिला, सेकंड फॉर्मूला मिला, जिसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बी, व्हेन बोथ हैव डिफरेंट नेचर, जब डिफरेंट नेचर होगा बेटा, सो देन डिफरेंट नेचर की डायरेक्ट कंडीशन बता रहा हूं मैं, N1 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस N2 multiplied by V2 equals to N3 multiplied by V3 where V3 equals to V1 plus V2। then N3 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, so N3 equals to N1 multiplied by V1 minus N2 multiplied by V2 अपॉन V3। तो बेटा नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, नॉर्मलिटी है इसके बीच में रिलेशन, जिसकी हेल्प से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो बेटा इसका रिलेशन हम निकालते हैं। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नॉट नो दैट मोलरिटी इक्वल्स टू
m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाई V1। हम फर्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, तो V1 ले लिया हमने किसी एक के लिए। ओके, ये हमें पता है बेटा। तो यहां से अगर हम डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाई 1000 की बेटा वैल्यू निकालें, तो दैट इज एम मल्टी, इसका बेटा हम कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो एम मल्टीप्लाइड बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा ऐसा हमने क्यों किया, देखो मैं मोलरिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी, एंड नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, तो डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन ई बी मल्टीप्लाइड बाय वी। तो बेटा यहाँ पर देखें हम, तो अगर फर्स्ट हमने V1 लिया, सेकंड के लिए V2 हो जाएगा। ओके, बट ये वाली चीज क्या होगी, दोनों के लिए बेटा सेम है, दोनों के लिए डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो बेटा इसके इक्वल में लेके आ जाए हम, अगर इसके इक्वल में हम कोई लेके आ गए, तो देन वी कैन सॉल्व इजीली, हम इजीली इस बीच में रिलेशन लेके आ जाएंगे। दैट्स व्हाई बेटा हमने डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 के इक्वल में लेके आए हैं। ओके, नाउ नॉर्मलिटी n इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन ई बी मल्टीप्लाइड बाय V2, ई बी मल्टीप्लाइड बाय V2। तो यहां से बेटा हम निकाल लेंगे, तो n मल्टीप्लाइड बाय ए बी मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या ऑब्टेन होगा डायरेक्टली, बोथ आर इक्वल, आरएचएस इक्वल है बेटा, सो आरएचएस इक्वल है, दैट इज एलएचएस भी क्या होगी इसकी इक्वल। तो एन मल्टीप्लाइड बाय ई बी मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय V1। किसी को भी रख सकते थे, बहुत इक्वल थे, तो चाहे मैं इसको फर्स्ट लिख दूं या इसको फर्स्ट लिख दूं, बात बेटा एक ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन की हेल्प से बेटा हम इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जब हमको अगर उसने बोला है, अगर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि किसी भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हमको गिवन है, नॉर्मलिटी n1 n2 जो भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो अगर वो बोले हमको कि मोलर मास कैलकुलेट करो, तो हम इजीली उस सेकंड सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल के हेल्प से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम कंटिन्यू। तो यहाँ पर इफ V1 इक्वल्स टू V2, अगर V1 इक्वल्स टू V2 हो जाता है बेटा, तो देन क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय ई बी, V1 से V2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं n मल्टीप्लाइड बाय ई बी m मल्टीप्लाइड बाय एम बी। तो बेटा n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय एम बी अपॉन ई बी बेटा हम लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ई बी क्या है बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, so that is equivalent mass of solute EB equals to molar mass of solute upon valency। ये होता है बेटा, ये अभी हमने इसी वीडियो के अंदर देखा है कि इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो बेटा अब यहाँ से क्या करें, हम इंटरचेंज करते हैं, बिकॉज हमको MB अपॉन EB की वैल्यू चाहिए। सो वैलेंसी इक्वल्स टू MB अपॉन EB। तो बेटा ये वैल्यू हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर पुट करते हैं, इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा, MB अपॉन जो EB है हमारे पास, MB अपॉन EB है, इसकी प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा, वैलेंसी। ओके, तो इसकी प्लेस पर मैं आगे पुट कर रहा हूं वैलेंसी। तो n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, n मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। बेटा ये हमको रिलेशन मिल गया नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के बीच में। नाउ फॉर एसिड, अगर हम एसिड के लिए देखेंगे यही सेम रिलेशन फॉर एसिड, तो एसिड के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी, बिकॉज वैलेंसी के प्लेस पर क्या आ जाता है बेटा, उसके अंदर बेसिसिटी। एंड फॉर बेस, अगर हम बेस के लिए देख रहे हैं, तो n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय एसिडिटी। तो बेटा यहां पर हमें रिलेशन ऑब्टेन हो गया है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में, कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने बेटा दो कॉलम बना लिए, एक मोलरिटी का, सेकंड मोललिटी के लिए। तो फर्स्ट डिफरेंस, ओके, फर्स्ट डिफरेंस बेटा डेफिनेशन के अंदर है कि नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर। बेटा इसके अंदर क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर आ गया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बेटा फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर पर केजी, सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजोल्व हो रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रहा है। सेकंड बेटा अब हम बात करें कि मोलिटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो मोलिटी का बेटा मैं फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं। M इक्वल्स टू होता है WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय V इन ml। ये हो गया। अगर मैं यहीं पर मोलिटी का लिखता हूं बेटा स्मॉल m इक्वल्स टू सो WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ, अब बेटा किसका मास आ जाएगा यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है उसका, सो WA। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसके लिए फॉर्मूला होता है मोलेलिटी के लिए। तो इससे बेटा हमको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो WB MB दोनों चीजें कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, दैट इज मोलेलिटी किस पे डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे। तो इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा ये वॉल्यूम पे, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। ओके एंड यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है मोलेलिटी। नाउ थर्ड पॉइंट बेटा अब हमको पता है क्या कि V प्रोपोर्शनल होता है T के। V किसके प्रोपोर्शनल होता है T के, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है बेटा। सो V प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोलेरिटी अफेक्ट होगी, दैट इज टेम्परेचर का इफेक्ट मोलेरिटी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा मोलेरिटी, तो दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये किससे अफेक्ट होगा बेटा टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा बेटा क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर के। तो हम बात करें कि मोलेरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बेटा टेम्परेचर के। तो दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मोलेरिटी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मोलेरिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन कि अगर मोलेरिटी डिक्रीज हुई सो दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तभी डिक्रीज होगा। सो दैट इज टेम्परेचर पे अफेक्ट कर रहा है और यहाँ पर बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये है बेटा हमारा मोलेरिटी एंड मोलेरिटी में डिफरेंस। न्यूमेरिकल नंबर 7, इससे पहले हमने 6 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के अंदर हम कर चुके हैं, वहां पर आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, a solution of 2.5 molarity H2SO4 has volume 2.0 liter, so calculate the normality after adding half liter of H2O in the solution। तो बेटा हमको यहाँ पर फर्स्ट दिख रहा है क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। ओके तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, तो एक नॉर्मलिटी का हमको फॉर्मूला क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया बेटा कि N इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन EB मल्टीप्लाइड बाय V। तो बेटा यहाँ पर हमको V गिवन है 2.5 लीटर दिख रहा है हमको। ओके बट हमारे पास WB गिवन नहीं है, WB का मास गिवन नहीं है, तो वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला बेटा बता रहा हूं मैं, N इक्वल्स टू WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन EB मल्टीप्लाइड बाय V। ओके तो बेटा अब यहाँ पर हमको WB गिवन नहीं है, दैट इज ए फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड हम सोचते हैं कि हमको और क्या गिवन है, हमको बेटा मोलेरिटी गिवन है, हमको फर्स्ट वॉल्यूम गिवन है, सेकंड वॉल्यूम दैट इज हाफ लीटर ऐड करने के बाद गिवन है। तो बेटा हमको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर मोलेरिटी का यूज हो और नॉर्मलिटी का भी। तो हमको बेटा एक रिलेशन पता है नॉर्मलिटी एंड मोलेरिटी का, उस रिलेशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे उसका फॉर्मूला बेटा हमारे पास M मल्टीप्लाइड बाय मोलेरिटी, फर्स्ट क्या बेटा मोलेरिटी मल्टीप्लाइड बाय MB क्या हो गया बेटा हमारे पास मास ऑफ जो भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय EB एंड मल्टीप्लाइड बाय V2। तो बेटा इस फॉर्मूला का लेकर हम यूज करेंगे। तो ना आप देखते हैं क्या गिवन है हमको, सबसे फर्स्ट था सॉल्यूशन ऑफ 2.5 मोलरिटी। तो M इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 2.5 M हो गया हमारे पास में।
हैज वॉल्यूम 2.0, सो दैट इज V1 इक्वल टू कितना हो गया 2.0 लीटर हो गया। नाउ कैलकुलेट द नॉर्मलिटी आफ्टर एडिंग 1/2 लीटर ऑफ H2O। तो बेटा 2 लीटर का हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी था, इस सॉल्यूशन के अंदर हाफ लीटर हमने और क्या किया है, ऐड कर दिया है, क्या H2O ऐड किया, सो दैट इज नाउ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2.0 प्लस 1/2 दैट इज 2.5 लीटर। ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हमको कैलकुलेट करना है नॉर्मलिटी। क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मलिटी बेटा हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है जो बचा हमें यहाँ पर, देखो मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, ये कैलकुलेट कर लेंगे, ईबी कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ बी दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4, जो कि आपको पता है कितना होता है 98, डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने 98, क्योंकि हमको पता है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। देन हमको कैलकुलेट करना है अब ईबी। तो ईबी इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, so that is equivalent mass of H2SO4। तो ये होगा बेटा हमारा मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, बिकॉज H2SO4 क्या है, एसिड है। तो बेटा क्या होगा इसके अंदर, बेसिसिटी। तो बेटा बेसिसिटी हो जाएगा, तो दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 98/2, बिकॉज इसका 98 और बेसिसिटी कितनी होगी 2, दैट इज 49। अब बेटा ना हमको फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, देन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, M मल्टीप्लाइड बाय MB मल्टीप्लाइड बाय V1 was to N मल्टीप्लाइड बाय EB मल्टीप्लाइड बाय V2। तो बेटा यहाँ से हमको N कैलकुलेट करना है, सो हम सिंपल सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में 2.5, मल्टीप्लाइड बाय MB कितना है 98, मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है 2, इक्वल्स टू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास N हमको कैलकुलेट करना है। EB हमारे पास कितना है 49 एंड V2 कितना है 2.5। तो बेटा 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98। सो दैट इज N इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज N इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा हमारे पास 4। N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलिटी का यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नाउ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।